नमस्कार। चलिए आज हम जीवन के उस सबसे बुनियादी हिस्से को समझते हैं जिसे जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। तो शुरुआत इसी कमाल के विचार से करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा हाथी हो या एक नन्ही सी चींटी, दोनों का जो मूल आधार है वो एक ही है, कोशिका। कोई जीव कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, वो सब इन्हीं छोटी छोटी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से ही मिलकर बना है। तो आखिर ये इकाई है क्या? इसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। अच्छा, इसे संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर को बनाती है, उसे एक ढांचा देती है। और कार्यात्मक इकाई इसलिए क्योंकि जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम, जैसे कि ऊर्जा बनाना, बढ़ना या प्रजनन करना, वो सब इसी के अंदर होते हैं। हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरी जिंदा यूनिट है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हमें इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बारे में पता कैसे चला। इसकी कहानी भी किसी वैज्ञानिक जासूसी से कम नहीं है। एक ऐसी खोज जिसने बायोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने खुद के बनाए एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेड़ की छाल से मिलने वाले कॉर्क का एक बहुत ही पतला सा टुकड़ा लिया और उसे लेंस के नीचे रखकर देखा। हुक ने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखे। उन्होंने इन छोटे छोटे डिब्बों को सेल नाम दिया। ये लैटिन शब्द सेलुला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। मजे की बात यह है कि उन्होंने जो देखा था वो असल में मरी हुई कोशिकाएं थीं, पर यह जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। हुक के बाद ये खोज का सिलसिला रुका नहीं। करीब 9 साल बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा कोशिकाएं देखीं। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक और भी जरूरी हिस्सा खोज निकाला, उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और फिर 1855 में विर्चो ने एक क्रांतिकारी बात कही, ओमने सेल्यूला इस सेल्यूला, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही बनती है। तो इन सभी खोजों ने मिलकर बायोलॉजी के एक बहुत ही मजबूत, एक मूलभूत सिद्धांत को जन्म दिया। इसे हम आज कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। समझिए कि ये जीवन के 3 सबसे जरूरी नियम हैं। इस कोशिका सिद्धांत के 3 बिल्कुल सीधे सरल नियम हैं। पहला, दुनिया में हर जिंदा चीज, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या इंसान, कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, किसी भी जीव की बनावट और उसके सारे काम असल में कोशिका के लेवल पर ही होते हैं। और तीसरा ये कि कोशिकाएं कहीं से भी अचानक पैदा नहीं हो जाती, वो हमेशा पुरानी कोशिकाओं के बंटवारे से ही बनती हैं। चलिए अब जरा इस कोशिका के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसे एक छोटे से, बहुत व्यस्त शहर की तरह सोचिए, जहां हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं शहर की दीवारों की, यानी प्लाज्मा झिल्ली की। ये एक पतली सी लचीली परत है जो कोशिका को बाहर की दुनिया से अलग रखती है। ये एक गेट कीपर की तरह है जो ये तय करती है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। पर यह झिल्ली सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये बहुत स्मार्ट है। इसका लचीलापन ही अमीबा जैसे जीवों को अपना खाना पकड़ने में मदद करता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, मतलब भोजन को घेर कर अंदर ले लेना। तो ये कोशिका को सुरक्षा भी देती है और एक आकार भी। अब शहर के अंदर की जमीन को देखते हैं। इसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह एक जेली जैसा लिक्विड है जिसमें कोशिका के सारे दूसरे हिस्से तैरते रहते हैं। असल में कोशिका की सारी हलचल, सारी गतिविधियां यहीं होती हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग या ऑर्गेनल कहते हैं। ये उस शहर की खास बिल्डिंग्स या डिपार्टमेंट्स की तरह हैं, जैसे पावर प्लांट, फैक्ट्री, कंट्रोल सेंटर। हर एक का अपना अपना फिक्स काम होता है। यहां हम 2 मुख्य तरह की यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देख रहे हैं। एक है पादप कोशिका और दूसरी है जंतु कोशिका। दोनों में कई कोशिकांग एक जैसे हैं, जैसे केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कुछ बड़े फर्क भी हैं। जैसे पादप कोशिका में एक मोटी कोशिका भित्ति होती है जो उसे एक सख्त आकार देती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं शहर के सिटी हॉल से, यानी केंद्रक से। ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, इसका दिमाग। इसी के अंदर होता है डीएनए, यानी जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट। केंद्रक ही कोशिका की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अब देखिए, हर शहर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। कोशिका में ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं,
क्योंकि ये भोजन से ऊर्जा निकालकर उसे एटीपी में बदलते हैं। एटीपी को आप कोशिका की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं। और फिर आते हैं राइबोसोम्स। ये छोटी छोटी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। प्रोटीन असल में कोशिका के असली वर्कर्स होते हैं, जो शरीर बनाने से लेकर केमिकल रिएक्शंस करवाने तक हर जरूरी काम करते हैं। राइबोसोम के बिना तो कोशिका का काम ही ठप हो जाएगा। अच्छा, अब जब हमने कोशिका के कुछ हिस्सों को समझ लिया है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि प्रकृति में कोशिकाओं के दो मुख्य डिजाइन कौन-कौन से हैं। देखिए, मोटे तौर पर कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ही सरल और छोटी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया। इनमें कोई असली केंद्रक नहीं होता। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाएं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़ी होती हैं, जैसे हमारी या पौधों की कोशिकाएं, जिनमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड केंद्रक और कई दूसरे कोशिकांग भी होते हैं। ये तालिका इन दोनों के बीच के अंतर को और भी साफ कर देती है। देखिए, पहला फर्क है आकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। इनका जो न्यूक्लियर एरिया है वो बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक झिल्ली से घिरा हुआ साफ केंद्रक होता है। और सबसे बड़ा अंतर है झिल्ली वाले कोशिकाओं का, जो प्रोकैरियोट्स में होते ही नहीं है। तो हमने कोशिका की इस छोटी सी दुनिया को तो देख लिया, पर यह हमारी बड़ी दुनिया से कैसे जुड़ता है? ये सब इसलिए मायने रखता है क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, तभी हम ये भी समझ पाते हैं कि जीवन कैसे काम करता है। देखिए, कोशिकाएं ही जीवन का आधार हैं। एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यू बनाती हैं। फिर अलग अलग टिश्यू मिलकर अंग यानी ऑर्गन बनाते हैं, जैसे दिल या दिमाग। कई अंग मिलकर एक अंग प्रणाली यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सारे सिस्टम मिलकर एक पूरा जीव बना देते हैं। तो अगली बार जब कोई सांस ले, कुछ सोचे या बस चले, तो ये याद रखने वाली बात है कि ये सब खरबों कोशिकाओं के एक साथ एकदम परफेक्ट तालमेल में काम करने की वजह से ही हो पा रहा है। यही है जीवन की इस मौलिक इकाई की असली ताकत। और इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कैसे होता है कि इतने सारे सरल कमरे मिलकर एक इंसान जैसी इतनी जटिल और सोचने समझने वाली चीज बना देते हैं? ये वाकई जीव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस पर जरूर सोचिएगा।